नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर में सोमवार को गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर साधु संतों और गौ रक्षकों ने जोरदार रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। अजमेर शहर में सोमवार को गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर साधु संतों और गौ रक्षकों ने जोरदार रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर गौ संरक्षण से जुड़े संदेश लिखे हुए थे। इस दौरान 5 गाय के बछड़ों को भी रैली में साथ लाया गया, जो गौवंश की वर्तमान स्थिति को दर्शाने का प्रतीकात्मक प्रयास था। कलेक्ट्रेट पहुंचकर साधु संतों और गौरक्षकों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय संविधान का उल्लेख करते हुए गौवंश को राष्ट्रीय आस्था का दर्जा देने, गौ हत्या पर सख्त केंद्रीय कानून बनाने तथा केंद्र स्तर पर गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना की मांग की गई। अभियान से जुड़े संतों ने बताया कि अजमेर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को व्यापक समर्थन मिला है। करीब 13,000 लोगों ने इसमें भाग लेकर गौ संरक्षण के पक्ष में अपनी सहमति दी। इन हस्ताक्षरों की पोटली भी ज्ञापन के साथ प्रशासन को सौंपी गई। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करते भी नजर आए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ज्ञापन स्वीकार किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गौ हत्या और गैर जमानती अपराध घोषित करने, जिले में गौशालाओं को सुदृढ़ करने और गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की मांग उठाई। इसके साथ ही स्कूलों में गौ विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल कर नई पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने की बात भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन में भी जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। ये पूरे जो भारतवर्ष के अंदर आज गौ सम्मान आह्वान, जो आज ये हस्ताक्षर अभियान जो ये चल रहे हैं, उस संदर्भ में आज तहसीलदार महोदय को यह ज्ञापन दिया गया है। आज पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, जितने भी बूचड़ खाने हो बंद हो, कहीं जो ये गौ हत्याएं जो हो रही है उन संदर्भ के अंदर ही आज ये ज्ञापन दिया गया तहसीलदार साहब को। ठीक है, 1 महीने की स्थितियां देखें, अगर कोई कानूनी अगर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर जिले स्तर पे अगली 27 तारीख को गो आह्वान और वापस कलेक्ट्रेट को एक बार वापस दिया जाएगा। और गोगरा घाटी से आरपीएससी जो है अजमेर में, वहां से आज कलेक्ट्रेट तक ये पूरा जो शोभा यात्रा थी वो निकली थी। पूरे भारतवर्ष में 5,000 तहसीलों पर एक साथ एक समय पर जो प्रदर्शन किया गया, पहली बार है कि हम हमारे अधिकारों के लिए तो बहुत प्रदर्शन करते हैं। जो बेजुबान है हमारी गौ माता, उसके लिए आवश्यक था, और जो संख्या बल बाहर गौ माता के समर्थन में आया है, प्रथम बार शांतिपूर्वक प्रशासन का सहयोग करते हुए हम सभी ने तहसीलदार जी को संतों के साथ में, शहरवासियों के साथ में, गौ सेवकों के साथ में ज्ञापन दिया है। और जो अगला आहुति रहेगी उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया, उनके लिए कठोर कानून नहीं बनाया गया, तो इस आंदोलन को और तेजी से किया जाएगा। राज्य जिला अजमेर के DWPS विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026-27 का भव्य उद्घाटन समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर की गई। मंच से सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्हें खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026-2027 का भव्य उद्घाटन समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर की गई। मंच से सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्हें खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर
उप प्रधानाचार्य अचल दुबे, हेडमास्टर सुनील कुमार रॉय तथा खेल विभागाध्यक्ष समीर अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रही। वहीं विद्यालय की एमडी पूजा राय चौहान पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही और खिलाड़ियों का निरंतर हौसला बढ़ाती नजर आई। यह चैंपियनशिप अजमेर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के खेलकूद और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना है। इस आयोजन में कुल 15 विद्यालयों के 400 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जो 29 अप्रैल तक विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप के तहत फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक एवं शूटिंग जैसी विविध खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकल्प लेते हुए प्रतियोगिता में जोश और ऊर्जा का प्रदर्शन किया। नमस्कार, आई एम भानु प्रताप पंत फ्रॉम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। हम लोग यहाँ पे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें 15 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर अजमेर आर पार्टिसिपेटिंग और 6 गेम्स जो हैं उनमें ये प्रतियोगिताएं 25 तारीख से 29 तारीख तक खेली जाएंगी। जो मेन हमारा पर्पस है इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का, वो यही नहीं है कि बच्चे खेलें और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, बट क्योंकि अजमेर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो हम चाहते हैं कि बच्चे इंस्पायर्ड हों कि दे शुड रीच अप टू द स्टेट लेवल, अप टू द नेशनल लेवल, अप टू द इंटरनेशनल लेवल। और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल उभर के आए जो कि मैसेज है कि स्पोर्ट्स एक एजुकेशन का अभिन्न अंग है। हमारे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हम ये मैसेज देते हैं कि ना केवल हर बच्चा स्पोर्ट्स खेले, पर अपितु सारे बच्चों के दिल में स्पोर्ट्स के प्रति लव होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। एंड दूसरी बात यह है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्रिकेट खिला रहे हैं, बास्केटबॉल खिला रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं, शूटिंग करा रहे हैं, जिम्नास्टिक्स करा रहे हैं और 6 स्पोर्ट्स जो हैं उस पर बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन हो रहा है और बच्चों में मित्रता बढ़ रही है। पुष्कर सरोवर में वैशाख मास की पावन शुरुआत के साथ सोमवार को मोहिनी एकादशी स्नान के अवसर पर पंचतीर्थ स्नान का भव्य आगाज हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन का समापन 1 मई को पीपल पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। सरोवर में वैशाख मास की पावन शुरुआत के साथ सोमवार को मोहिनी एकादशी स्नान के अवसर पर पंचतीर्थ स्नान का भव्य आगाज हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन का समापन 1 मई को पीपल पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर की आस्था में डुबकी लगाकर धर्म लाभ अर्जित किया। शास्त्रों में 12 महीनों में वैशाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस माह में पुष्कर सरोवर में स्नान और दान करने से कार्तिक मास के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि पिछले 25 दिनों से यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से स्नान कर सरोवर की पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और जगतपिता ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न देवालयों के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे पुष्कर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और हर हर व जय श्री ब्रह्मा के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वैशाख मास के इस पुण्य काल में पुष्कर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 12 मास होते हैं। आज जो है वैशाख मास है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन समुद्र मंथन के समय में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तो इसी कारण इस एकादशी का मोहिनी नाम भी रखा गया है। इस दिन आप पुष्कर तीर्थ में या जो भी आपके पास अन्य तीर्थ हो, वहाँ पर आप स्नान करते हैं, सुबह उठकर विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उससे आपको हजारों गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है और आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उनका निवारण होता है और अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। ये यहाँ का इस तिथि का महत्व है। ऐसा है कि हिंदू धर्म में 2 महीने विशेष माने जाते हैं धार्मिक दृष्टि से। एक तो कार्तिक मास
कार्तिक मास में भगवान पुष्कर का मेला लगता है एकादशी पूर्णिमा तक, उसी प्रकार ये वैशाख मास है, इसको भी विशेष महत्व दिया गया है। 2 महीने जो है, एक कार्तिक का महीना और एक वैशाख का महीना विशेष हिंदू सनातन धर्म में माना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक मास में एकादशी पूर्णिमा तक 5 दिन का पंच स्नान होता है पंचतीर्थ का, उसी प्रकार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी पूर्णिमा तक ये कार्तिक पंच स्नान की तरह वैशाख में पंच स्नान होता है पंचतीर्थ का। इसका विशेष महत्व है। आज मोहिनी एकादशी है, तो मोहिनी एकादशी से लेकर जो पूर्णिमा आ रही है, इस 5 दिन में इसका पुष्कर तीर्थ का 5 दिन का पंच स्नान होगा, पंचतीर्थ स्नान होगा और लाखों यात्री इसी विशेष महत्व पर एकादशी पूर्णिमा तक, जो आज मोहिनी एकादशी है, पूर्णिमा तक पंच स्नान करेंगे और धर्म लाभ जगत ब्रह्मा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। देश भर में चलाए जा रहे गो सम्मान आह्वान अभियान के प्रथम चरण के तहत सोमवार को पुष्कर में गो भक्तों एवं संतों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और गो सेवक शामिल हुए, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। देश भर में चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रथम चरण के तहत सोमवार को पुष्कर में गौ भक्तों एवं संतों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और गौ सेवक शामिल हुए, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता प्रदर्शित की। रैली पुष्कर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर गौ संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। रैली के समापन पर प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पुष्कर उपखंड कार्यालय में एसडीओ गुरु प्रसाद तंवर को सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के साथ साथ गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस नीतियां बनाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई। गौ भक्तों ने ज्ञापन में कुल 8 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौशालाओं का पर्याप्त आर्थिक सहायता, आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष योजना तथा गौ आधारित कृषि और उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी मांगे शामिल रही। इस अवसर पर संतों ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए उनके सम्मान और संरक्षण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रैली और ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग किया। संपूर्ण भारत से तकरीबन 5000 से अधिक तहसीलों से एक साथ ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, गोचर भूमियाँ अतिक्रमण मुक्त हो और गौ मंत्रालय का गठन हो। ऐसी मांग रख के संपूर्ण भारत से एक साथ ज्ञापन दिए, जिसमें लाखों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान किए गए। आपके सामने ही है जो हस्ताक्षर किए गए। तो हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तुरंत। आज रैली कहाँ से कहाँ तक निकली? पुष्कर में मेला ग्राउंड से रैली शुरू हुई और एसडीएम कार्यालय पर समापन हुई। आगे भी मानेंगे तो क्या? दूसरा प्रारूप फिर कलेक्ट्री
पर हम सभी ज्ञापन देंगे। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ तो तीसरा चरण हमारा जयपुर पे होगा, और फिर वहाँ नहीं हुई तो फिर हम दिल्ली में घेराव करेंगे और अनशन पे बैठेंगे, और चाहे वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला के रहेंगे। नरेंद्र राठौड़, गोरक्षा दल पुष्कर। हमने पूरे भारत के 5000 तहसीलों में पूरे लोगों ने मिलकर एक मोदी जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम विज्ञापन दिया है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो। आज 3 महीने बाद में, आज पुष्कर तहसील के स्तर पर दिया, 3 महीने बाद में अजमेर जिले के स्तर पर दिए जाएंगे, 3 महीने बाद फिर दिल्ली के स्तर पर दिए जाएंगे। फिर भी नहीं मानेंगे तो हम अष्टन पर बैठेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने में पूरे गो भक्त और संत लगे हुए हैं। सादर जय श्रीमन नारायण। हम हर 3 महीने का इंतजार करेंगे। आज हमने एसडीएम कार्यालय पुष्कर में ये ज्ञापन दिया है कि गौ माता को सम्मान दे और गौ हत्या का आप विरोध कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और हम 3 महीने का इंतजार करेंगे। हर 3 महीने में हम फिर से उठेंगे, हर सनातनी और गोभक्त आएंगे और हम लोग जयपुर तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। अंदरकोट तालीमात रूहानियत कमेटी की ओर से सोमवार को हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन का भव्य इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम संयोजक व अध्यक्ष एसएम अकबर के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें आज़मीन को माला, साफा, शोल और दरगाह की दस्तार पहनाकर सम्मानित किया गया। अंदरकोट तालीमात रूहानियत कमेटी की ओर से हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन का भव्य इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में संयोजक व अध्यक्ष एसएम अकबर के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें आज़मीन को माला, साफा, शॉल और दरगाह की दस्तार पहनाकर सम्मानित किया गया। अंदरकोट क्षेत्र से हज यात्रा पर रवाना होने वालों में नासिर मुल्तानी व उनकी पत्नी काफिया बेगम, गुलाम अली, रेलवे से सेवानिवृत्त अकरम सिद्दीकी व उनकी पत्नी रिटायर्ड शिक्षिका रिजवाना तबस्सुम, दहली गेट से मोहम्मद हनीफ व उनकी पत्नी मलका बेगम सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस अवसर पर दरगाह के खादिम व रूहानियत कमेटी के सचिव डॉक्टर सोहेल चिश्ती ने सभी आज़मीन की दस्तारबंदी की। हाजी मोइजुद्दीन बाबा ने अजमेर, राजस्थान और देश में अमन, चैन व खुशहाली के लिए विशेष दुआ कराई, जबकि शकील खान ने सलाम पेश किया। आज अंदरकोट तालीमात रूहानियत कमेटी की जानिब से अजमेर के अंदरकोट से और अजमेर से जो भी हमारे आदमीन हज के ऊपर जा रहे हैं, उनका अंदरकोट के अंदर तालीमात रूहानियत कमेटी की ओर से माला, साफा और शॉल उड़ाकर इस्तेमाल किया गया। और दरगाह के जो खादिम है हमारी कमेटी के डॉक्टर सोहेल अहमद चिश्ती साहब, उन्होंने जो दरगाह की दस्तार बांधी है, और हमारे जो इन्होंने सोहेल साहब ने दुआ कराई है, हमारे मौलाना मोइजुद्दीन बाबा इन्होंने भी दुआ कराई है, और हज के लिए सभी तालीमात रूहानियत कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे अकरम सिद्दीकी साहब, गुलाम अली साहब और नासिर मुल्तानी साहब जो है, इनकी फैमिली से यहाँ से हज के मुबारक सफ़र के ऊपर जा रहे हैं, जिनका हमने मुबारकबाद देते हुए ईद मिलके गले मिलकर इनको विदाई देने आए हैं। और आज इनसे दुआ की दरख्वास्त है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन, खुशहाली की जाकर वहाँ पर दुआ करें। अंदरकोट अजमेर के लिए भी खुशहाली के लिए सबके लिए दुआ करें, यही हमारी इल्तिजा और इसी की मुबारकबाद देने आज यहाँ पर इनके घर पर हम तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनकी रूहानियत कमेटी को कामयाबी दे, और ये जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम जो है वो मुकद्दस जगह जा रहे हैं, मक्का मदीना, वहाँ दुआ करेंगे अल्लाह से कि देश के अंदर अमन रहे और हमारे भाई लोग सब खुशहाल रहें, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, जो बीमार हैं उन्हें शिफा हो, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो, और देश में अमन और शांति। कैरियर दिशा फेयर की ओर से एक निजी होटल में एजुकेशन फेयर का आयोजन छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राओं सहित अभिभावकों ने भाग लिया और विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। करियर दिशा फेयर की ओर से एक निजी होटल में एजुकेशन फेयर का आयोजन छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राओं सहित अभिभावकों ने भाग लिया और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देना और उन्हें अपने लक्ष्य तय करने में सहायता प्रदान करना रहा। फेयर में मौजूद अनुभवी करियर काउंसलर्स ने छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने की सलाह दी।
उन्होंने बताया कि सही मार्गदर्शन से छात्र अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। काउंसलर्स ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आर्ट्स और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी साझा की। काउंसलर्स ने कॉलेज चुनने के विषय में भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, किसी भी कॉलेज का चयन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। इसमें कॉलेज की रैंकिंग, उपलब्ध विषय, फैकल्टी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और अन्य सुविधाओं की जानकारी शामिल होनी चाहिए। सही जानकारी के आधार पर ही कॉलेज का चयन करना चाहिए। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कॉलेज चयन के दौरान अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। काउंसलर्स ने सलाह दी कि छात्र और उनके अभिभावक मिलकर विचार विमर्श करें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। आज बेस्ट कॉलेज एडवाइस के द्वारा अजमेर में एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ इनवाइट किया गया है और अलग अलग गेस्ट को भी उन्होंने इनवाइट किया है। तो हम ये बताना चाहेंगे आज अजमेर के स्टूडेंट्स के लिए कि वो कौन सा बेस्ट कॉलेज अपने लिए चुने। तो यहाँ पर अलग जगह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आए हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ सोफिया गर्ल्स कॉलेज ऑटोनमस अजमेर और मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल। मैं स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगी कि वो अपने लिए बेस्ट कॉलेज चुने। यूजीसी वेबसाइट पे जाके देखें कि कौन से कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, उनका नैक रैंकिंग चेक करें और उनके एक्टिविटीज़ क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो अपने लिए बेस्ट चूज़ करें। इसके अलावा उनके जो ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा उनको क्या मिलता है, इंटरनेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, ताकि अपने कॉलेज लाइफ में ना केवल एक ग्रेजुएशन डिग्री ही पा सकें, इसके अलावा भी अपने पोर्टफोलियो अपने करियर के लिए तैयार करें। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कौन से कॉलेजेस बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं, ताकि बच्चा कॉलेज में रहते ही अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सके। तो पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से यही गुजारिश है कि वे सोच समझकर और अपने बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस चुनें और कॉलेजेस ऐसे चुने जहाँ पर क्लासेस होती हैं। बच्चों से भी यही है कि वो क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि क्लासेस में रहते ही उनका फाउंडेशन डेवलप होता है। आज बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि हम कोचिंग सेंटर्स में जाकर सब कुछ सीख सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी बच्चों को और पेरेंट्स को कि क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग है वो ही एक बच्चे का फाउंडेशन है। बच्चा वहीं से ग्रो करता है ताकि वो आगे जाकर अच्छे करियर ऑप्शंस चूज कर सके, क्योंकि जो कोचिंग है वो फाउंडेशन के ऊपर ही बिल्डअप होता है। सो अगर उनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, कैट की प्रिपरेशन करनी है, बैंकिंग एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए रेगुलर क्लासेस बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेजेस उसमें इन्वेस्ट करें जहाँ पर उनके लिए करियर स्कोप हो, और यही हम एजुकेशन फेयर के द्वारा बच्चों को बताना चाहते हैं। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया कॉलेज ऑटोनमस अजमेर। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश राजपुरोहित है। आई एम द फाउंडर ऑफ बेस्ट कॉलेज एडवाइस। सो हम लोगों ने लास्ट 3 साल से ये सोच रहे थे कि अजमेर के लिए कुछ करना है। सो फाइनली वो दिन आ गया। हम लोग जो है कि अजमेर का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ आज 40 से ज़्यादा जो है कि गेस्ट आए हैं और 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स विजिट की है। और बेसिकली हमारा जो मोटो है बच्चों को कि कैरियर को लेके जो कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, वो सॉल्व करना। तो अंडर द वन रूफ हम काफ़ी सारे जो काउंसलर्स भी काफ़ी सारे जो सर्टिफाइड काउंसलर्स है बाहर से आए हैं, वो अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। और बच्चों का जो गेस्ट का जो एक्साइटमेंट देख रहे हैं, उसको देख के हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच अजमेर, हमें इतना प्यार देने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए। नमस्कार, मैं मिसेस दीप्ति चनारिया और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं फर्न रेजिडेंसी में अजमेर के सबसे बड़े और फर्स्ट एवर एजुकेशन फेयर करियर दिशा में। इसमें अभी तक 250 से ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये फेयर शाम को 4 बजे तक चलेगा। यहाँ पे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, करियर काउंसलर्स और इन सभी के द्वारा बच्चों को बताया जाएगा कि उनके लिए फ्यूचर करियर डिसाइड करने में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ को डिसाइड कर सकते हैं, अपना करियर प्लान कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज किया है राकेश राज पुरोहित जी ने, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी एज अ पेरेंट भी और एज अ गेस्ट भी कि इन्होंने एक नई। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के दरगाह बाजार क्षेत्र स्थित फूल गली निवासी एक दृष्टिबाधित बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी। शहर के दरगाह बाजार क्षेत्र स्थित फूल गली निवासी एक दृष्टिबाधित बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ता अब्दुल हमीद खान ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। खान ने अपनी शिकायत में बताया कि 28 मार्च को उनके बेटे अजहर खान को स्थानीय पुलिस ने बिना पर्याप्त साक्ष्यों के एक मनगढ़ंत मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि मामले में ना तो निष्पक्ष जांच की गई और ना ही कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किया गया। शिकायत के अनुसार गिरफ्तारी के बाद संबंधित पुलिसकर्मी लगातार उनके घर और कार्यस्थल पर आकर परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। खान ने कहा कि इस उत्पीड़न के कारण उनका परिवार भय और तनाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। सबसे गंभीर आरोप संबंधित पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मी बनवीर पर लगाया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक पुलिसकर्मी ने उनसे 70,000 रुपए की अवैध मांग की और रकम नहीं देने पर बेटे को लंबे समय तक जेल में रखने की धमकी दी। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पुलिसकर्मी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को जीवन भर जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। खान ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वह इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटे ही उनका एकमात्र सहारा है और इस कार्यवाही से पूरा परिवार संकट में आ गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी दृष्टिबाधिता के बावजूद पुलिसकर्मी उन्हें बार बार थाने बुला रहे हैं, जो अमानवीय व्यवहार है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की टीम ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई। सर, आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। जो हमारे साथ में पीड़ित है अब्दुल हमीद खान, इनको जो क्लॉक टावर थाना के एक पुलिसकर्मी है बनवारी जी, उनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इनके बच्चे को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए इन्होंने कोर्ट से अदालत में जाकर जमानत भी करवा ली है। उसके बाद भी लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। 75,000 रुपए की रिश्वत अभी तक दे चुके हैं और 70,000 रुपए की अभी और मांग की जा रही है। जो हमारे साथ में पीड़ित है वो पूरी तरीके से देख नहीं पाते। 100% इनकी जो ब्लाइंड रेशो है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी द्वारा इन पे बेरहमी से बार बार इनको थाने बुलाया जा रहा है। इनकी जो वाइफ है उनके पास उनके लीवर की बहुत बड़ी समस्या है, वो चल फिर नहीं सकती। इस अवस्था में भी पीड़ित परिवार को लगातार पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। बार बार थाने बुलाया जाता है और पैसे ना देने पर इनके दोनों बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाने की इनको धमकी दी जाती है। शिकायत कब दी आपने? शिकायत हमने आज ही दी है यहाँ पे जी। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि इनका जो बच्चा है उसने कोई तेल के जो पीपे थे वो अनजाने में कहीं पे रख दिए थे, जिसमें इसको चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया था। उसको मानने के बावजूद भी न्यायालय से उसको जमानत मिल चुकी है और अभी उस केस में जो भी है न्यायालय की सुपुर्द है। उसके बावजूद भी जो बनवारी जी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है वो अनैतिक है। जो पुलिसकर्मी है क्लॉक टावर थाना के बनवारी जी, उन्हीं के खिलाफ करनी है। कहाँ पे आए शिकायत? हम एसपी ऑफिस कार्यालय में आए। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। पीड़ित परिवार को लगातार परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो पुलिस की अनैतिकता है वो इसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, जो कि गलत है। तो हमारी तो गुहार यही है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सना खान। आज हमारे पास एक पीड़ित आए हैं
जो कि अब्दुल जी हैं, उन्होंने ये शिकायत दी है कि पुलिस के द्वारा बिना किसी कसूर, बिना किसी वजह के इन्हें मतलब परेशान किया जा रहा है। इनके बच्चों पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और जो माँ है वो इतनी परेशान है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम है, वो परेशान हो रही है और जो वालिद साहब हैं ये देख नहीं सकते, आंखों से नाबीना है। इनके बच्चों को बिना किसी कसूर के जो है फंसाया जा रहा है और क्लॉक टावर के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी है बनवारी लाल जी, उन्होंने प्रेशर बनाया है पैसों का। ऑलरेडी इनसे 70 से ऊपर तो ये पेमेंट ले चुके हैं और पैसे देने के लिए इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा इनके बच्चों को जमानत मिल चुकी है। जो भी झूठा मुकदमा था उसके तहत इनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो जमानत मिलने के बाद भी इनको ना पैसों के लिए इन पे प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। आज आपने कहा शिकायत जी, आज हम यहाँ पे माननीय एसपी महोदय में आए हैं और माननीय एसपी महोदय में शिकायत दर्ज की है। शहर में सीवरेज कार्यों की अव्यवस्था और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर सोमवार को आमजन का आक्रोश खुलकर सामने आया। जोन्सगंज सहित आसपास के वार्डों के सैकड़ों क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिरला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवैध निर्माण, रास्ता अवरुद्ध करने और मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित हजारीपुत्र मकना जाति बागरिया ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि उसका मकान ग्राम बिरला, तहसील व थाना सरवाड़, जिला अजमेर में स्थित है। उसने आरोप लगाया कि उसके ही रिश्तेदार जगदीश, मंगल तथा सीता ने एकजुट होकर उसके मकान के सामने रास्ते पर जेसीबी मशीन से खुदाई कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। घटना की शिकायत सरवाड़ थाना पुलिस व पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने यह भी आशंका जताई कि आरोपियों द्वारा भविष्य में गंभीर घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में उसने पुलिस प्रशासन से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही करने और न्याय दिलाने की मांग की। अरे बाबूजी, हमारा पैर तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मकानों पर हो गया। मेरा मकान आगे रोड पे जोड़ है, उसका मकान पीछे है, तो बोल रहा उस मकानों पे आप जाओ, इधर हम आएंगे। किसने तोड़ा? मेरा मामा का लड़का है। क्या नाम? मंगल और जगदीश। किस बात की वजह से तोड़ा? मकानों पर झगड़ा हो रहा, कब्जा करना चाह रहा है। कहाँ पर है दुकान? कहाँ पर है मकान? बिरला में। कितने दिन पहले ये मारपीट हुई आपके साथ? 10-12 दिन पहले। और आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? करवाई थी। क्या हुआ फिर? कोई सुना नहीं कर रहा, जाकर सरवाड़ थाने में। तो फिर वो बोल रहा सुनाई नहीं कर रहे कोई। फिर कहाँ गए आप? ऑपरेशन पे करवा लिया मैंने। अच्छा, कितने लोग घायल हुए थे इस मारपीट में? मेरी माँ का भी हाथ तोड़ रखा है, मेरा भी पैर तोड़ दिया, 2 ही है। अब 2 जने घायल हुए। तो आज आप कहाँ पर आए? अजमेर में। और क्या मतलब आपने क्या चाहते हो आप? एसपी साहब से अर्जी करने आए, आप तो सुनाई करो, इसलिए। कितने किलोमीटर से आए आप? हमारा 50-55 किलोमीटर है। इसी पे आए हो? हाँ, इसी पे आए। कितने जने आए आपके साथ? हम 4 लोग हैं। क्या आजीविका क्या काम धंधा करते हैं? हम बाबूजी पन्नी चुकते, बोतलों चुकते रेड़ा में। अच्छा, यही काम कर। अब कितने दिन से आप इसी तरह पड़े? अब देख लो, 12-15 रोज तो हो गया। नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में 30 अप्रैल को नया बाजार स्थित नरसिंह जी के नोहरा में प्रसिद्ध लालिया कालिया का मेला आयोजित किया जाएगा। करीब 350 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में 30 अप्रैल को नया बाजार स्थित नरसिंह जी के नोहरा में प्रसिद्ध लालिया कालिया का मेला आयोजित किया जाएगा। करीब 350 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंदिर प्रबंधक साकेत बंसल के अनुसार दिन के समय भगवान नरसिंह का विशेष श्रृंगार किया जाएगा तथा फूल बंगला सजाया जाएगा। इसके बाद नरसिंह कथा का आयोजन होगा और महाआरती के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। शाम होते ही मेले में आकर्षण बढ़ जाएगा, जब भगवान के विभिन्न स्वरूपों की झांकियों के साथ भव्य लीला महोत्सव आयोजित होगा। इस दौरान पारंपरिक लालिया कालिया झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। झांकी में कालिया रूप हिरण्यकश्यप का अभिनय करते हुए भक्तों को गोद में उठाकर डराने का दृश्य प्रस्तुत करेगा।
जबकि लाल्या रूप वराह भगवान भक्तों को गोद में उठाकर प्रसाद वितरित करेंगे और उनके दुख दर्द दूर करने का संदेश देंगे। वहीं नकटी रूप होलिका भी अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेगी। आयोजन में हिरण्यकश्यप के अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि प्रहलाद की अटूट भक्ति और ब्रह्मा व शिव के संदेशों के माध्यम से धर्म और आस्था का महत्व दर्शाया जाएगा। अंत में नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होकर भक्तों को अपने विकराल स्वरूप के दर्शन देंगे। साकेत बंसल ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार खंबे का कागज अपने पास रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है तथा इसे पानी में घोलकर सेवन करने से बीमारियों में राहत मिलने की भी मान्यता है। लालिया कालिया मेले के नाम से फेमस है। ये नया बाजार नरसिंह जी के नौरे से भरा जाता है। इसमें लालिया कालिया की लीला जो कि भगवान वराह अवतार और हिरण्याक्ष और राजा जी जो कि हिरण्यकश्यप, इनके जो स्वरूपों का मंचन किया जाता है। और शागत प्रसाद शाम को भगवान नरसिंह खम फाड़ के प्रकट होते हैं और भगवान को पूछों का चला के भगवान नरसिंह की जो पूछ होती है उससे लोगों को मारकर इसका प्रसाद लोगों को ग्रहण किया जाता है। कितने स्वरूप होते हैं भगवान के? लगभग इसमें 11 स्वरूप भगवान के बनते हैं। कौन कौन से? इसमें अपने नारद जी, ब्रह्मा जी और महेश जी और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, होलिका और 12 भगवान और कालिया और भगवान नरसिंह, इन सारे स्वरूपों का मंचन किया जाता है। ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? ये नरसिंह मंदिर से चालू होता है जो कि नया बाजार के अंदर आगरा गेट से चौपड़ के बीच में भरा जाता है। ये कितने समय से परंपरा चली? ये लगभग 350 वर्षों का। ये किस परिवार की ओर से? ये राम प्रसाद जी, सेठ राम प्रसाद जी है, उनके जमाने से भरा जाता है और हम उनकी 8वीं पीढ़ी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।